हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी यूपी 53 में। मित्रों, जैसा कि आप मेरे इस बात से अवगत ही हैं कि अभी पिछले दिनों मैंने दृष्टि का जो बीपीएससी 67 बीपीएससी होने वाला है उसका टेस्ट सीरीज 2 टेस्ट सीरीज आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया हूं। और बाकी की टेस्ट सीरीज में मैं लगा हुआ हूं कि जो अन्य जीएस वर्ड की टेस्ट सीरीज है और भी कोचिंग संस्थाओं की टेस्ट सीरीज है वो मैं आपको दे सकूं, जिससे आपकी तैयारी में एक धार मिल सके। ठीक है मित्रों, तो आज उसी की श्रृंखला में हम आज बिहार स्पेशल जो हमारा है 67 बीपीएससी को देखते हुए कि बिहार स्पेशल में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो उसी की श्रृंखला में आज हम लोग 300 प्लस क्वेश्चनों को देखेंगे, जिसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपको करना क्या है कि फास्ट स्पीड करके और आपको बार बार एक दो बार इस वीडियो को देख लेना है, ताकि इससे ये हो कि आप आराम से अपने कट ऑफ को क्लियर कर सकें। बाकी इसमें से अगर 2-3 प्रश्न भी मिल जाएंगे तो बहुत धन्य होऊंगा मैं, और आप भी एक तरह से कहीं ना कहीं इसके लिए आपको भी बहुत सफलता आपकी करीब मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगा क्योंकि 300 प्लस क्वेश्चन है, जहां लगेगा वहीं करूंगा, काफ़ी फास्ट हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है मित्रों कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो यह 1820 में हुआ था। दूसरा प्रश्न है कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? तो यह 3 कठिया पद्धति से जुड़ा हुआ था। चलिए, तीसरा प्रश्न है कि उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? तो उल गुलान विद्रोह ये बिरसा मुंडा जी से जुड़ा था। चौथा प्रश्न कह रहा है कि मुंगेर का बढ़ैया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था मित्रों बकास्त भूमि की वापसी की मांग। चलिए, अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न कि बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था? तो बिहार बंगाल से 1912 में पृथक हुआ था, और ये क्वेश्चन मित्रों पिछले बार 2020 वाले 66 बीपीएससी में आ चुका है। छठा प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो यह 1916 में हुई थी। चलिए, सातवां प्रश्न है कि 1930 और 1931 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया? तो यह आपका होगा मित्रों गया में। आठवां प्रश्न है कि हुंडू जलप्रपात निर्मित है। तो हुंडू जलप्रपात यह आपका सुवर्ण रेखा नदी पर निर्मित है। नवां प्रश्न है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो यह आपका लगा था सिंदरी में। अगला प्रश्न है 10वां नंबर कि 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित प्रस्तुत करता है। तो मित्रों इसमें आपका हो जाएगा बी, मतलब कि सबसे पहले 1857 की क्रांति का विद्रोह रोहिणी में हुआ, फिर पटना में हुआ, फिर मुजफ्फरपुर और फिर जगदीशपुर में। तो ये एक सही क्रम है। ठीक है ना, तो इसे आप याद रखिएगा, पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वां नंबर प्रश्न है कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा के गुरु अगर हम देखें मित्रों तो यह आनंद पांडे जी थे। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर कि उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो यह कौन सा क्षेत्र था? तो यह भागलपुर राजमहल पहाड़ी के पास का क्षेत्र था। तो याद रखिएगा, यहाँ से 2 प्रश्न हो जाएंगे। सबसे पहले आपसे संथाल विद्रोह पूछ लेगा, तो 1855 से 56, और कहाँ इन्होंने घोषणा किया? तो भागलपुर राजमहल पहाड़ी के पास। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। तो इसमें आप देखेंगे तो यह बहावी आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र था। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है मित्रों कि 1866 से 67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो यह चंपारण क्षेत्र था, वहां पे नील खेतिहरों द्वारा विद्रोह किया गया था। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। ठीक है, तो ये आपका 1934 में होगा, याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो इसमें मित्रों आप देखेंगे कि इसका आंसर हो जाएगा ए, आजीवकों ने। चलिए 17 नंबर प्रश्न है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो मित्रों ये आपके गुप्त काल की। चलिए आगे चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार भ्रमण किया लगभग किस ईस्वी में? ईस्वी पूछ दिया है इनका, तो ये आप देखेंगे 673 ईस्वी में। ठीक है ना, इत्सिंग बिहार का भ्रमण किए थे। चलिए 19वां प्रश्न है कि बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध
सूफियों के किस संप्रदाय से था? तो यह फिरदौसी संप्रदाय से था। चलिए 20 नंबर प्रश्न है कि मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा, तो यह किस लिए महत्वपूर्ण रहा था? तो ये आपके इसमें देखेंगे हम, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही है, मतलब कि 2 और 4। तो मतलब कि विद्या के केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में क्या बिहार शरीफ जो था वो महत्वपूर्ण रहा था। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। 21 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है कि छोटा नागपुर पठार, बस इतना दे दिया है। अब आगे आपसे पूछ रहा है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा एक संप्राय भूमि है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बिहार में योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो बिहार में योग विश्वविद्यालय ये आपके मुंगेर में स्थित है। चलिए 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है मित्रों कि निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है? तो अगर हम इसमें देखें तो 23 नंबर प्रश्न में हमारा ए सही हो जाएगा, मतलब कि हमारा गंडक भी मिलती है, सोन भी मिलती है, घाघरा और पुनपुन, ये चारों की चारों नदियां गंगा में बिहार में जाकर के मिलती हैं। ठीक है। 24 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है मित्रों कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, मतलब कि भारत छोड़ो आंदोलन से मतलब इनको एक राष्ट्रीय पहचान मिली थी जयप्रकाश नारायण जी को। नंबर प्रश्न पे देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? मतलब कि कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो इसमें अगर हम देखेंगे मित्रों तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा, मतलब कि मुजफ्फरपुर और मुंगेर ये दोनों क्या था? अप्रभावित रहा, बल्कि दानापुर, पटना और आरा में यह विद्रोह मतलब कि प्रभावित रहा था। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो 26 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे थे? तो अगर हम इसका आंसर देखें तो डी हो जाएगा आंसर, मतलब कि 1 और 4, मतलब कि हमारा जो बिहार था और जो संयुक्त प्रांत था, मतलब कि जो उत्तर प्रदेश का पुराना नाम संयुक्त प्रांत था, यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन से ज़्यादा दंगे उत्पन्न हुए थे। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि पटना का स्थानीय समय, तो पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है, ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए हुए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो सूची 1 को अगर हम मिलाएं, अगर देखें तो हम इसमें देखेंगे कि मित्रों इसका आंसर हमारा ये कौन सा प्रश्न है? ये आपका 28वां प्रश्न है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। मतलब कि चलिए हम मिला करके आपको दिखाते हैं। सी मतलब कि जो अ है इसका 3, मतलब कि इनका जन्म जो बुद्ध का था ये लुम्बिनी में होता है, और फिर आप देखेंगे कि इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में होती है, और फिर इनका प्रथम प्रवचन सारनाथ जिसको ऋषिपत्तनम बोलते थे पहले वहाँ होता है, और निधन इनका कुशीनगर होता है। तो इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। ठीक है। तो यह लकड़ी से बना था। चलिए आगे चलते हैं। ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो यह आपका वाराणसी था। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 31 नंबर प्रश्न की कवि बाण निवासी था, तो कवि बाण निवासी था कहाँ का? तो यह थानेश्वर का। चलिए अगला प्रश्न है कि पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो यह शेर शाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। चलिए 33 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ कहाँ स्थित थीं? तो ये आपका पटना में स्थित थी, याद रखिएगा। चलिए आगे है अगला प्रश्न कि बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गोरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो इसका आंसर है मित्रों कि 1882 में। अगला प्रश्न है 35 नंबर की किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो यह आपका 1936, मतलब कि उड़ीसा बिहार से 1936 में अलग हुआ और बंगाल बिहार से 1912 में अलग हुआ था। ठीक है। चलिए 36 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, तो यह भारत नेपाल सीमा के समानांतर। चलिए क्वेश्चनों की श्रृंखला ज़्यादा है मित्रों, इस नाते थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, बाकी आपको जहाँ लगेगा आप कमेंट बॉक्स करिएगा, मैं बिल्कुल बताऊंगा। ठीक है। और प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर जरूर करिएगा। चलिए 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि छोटा नागपुर के जंगल हैं, तो इसमें पूछ रहा है, तो ये इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मतलब कि अगर आप देखेंगे तो यह पतझड़ के जंगल हैं जो छोटा नागपुर में है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार में
पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है? तो ये आपका पटसन उद्योग की पट्टी अगर हम देखें तो उत्तर पश्चिमी बिहारी मैदान में स्थित है। और कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में, मतलब उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी दोनों जगह स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 39 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो नहीं वाला प्रश्न है तो पहले नहीं को आप क्या करोगे? टिक कर लोगे। तो इसमें आपका जो सी श्रीलंका है ये सम्मिलित नहीं था, बाकी सब सम्मिलित थे। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो मित्रों ये कुंवर सिंह जी ने किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई नील दर्पण के लेखक कौन हैं? तो ये इसके लेखक हैं दीनबंधु मित्र जी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो आपको पता है मित्रों कि महात्मा गांधी जी जो चंपारण में सत्याग्रह करते हैं, इसमें सबसे पहला इनका किसान आंदोलन ये रहता है। चलिए 43 नंबर प्रश्न है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? तो अगर आप इसमें आंसर देखेंगे तो ये आपका ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 44 नंबर की पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलिए 45 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो अगर हम देखें तो यह बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, मतलब यहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, और आप देखेंगे कि वेनसांग और फायान जो भी आते हैं सब के सब यहाँ जाते हैं बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए। चलिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो यह राजकुमार शुक्ला जी ने, चंपारण वाले में। ठीक है ना, और चंपारण किससे संबंधित था? तिनकठिया, नील की तिनकठिया खेती से। अगला प्रश्न है 47 नंबर कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ है? तो ये कुंडग्राम में है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है 48 नंबर की पटना संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1917 में की गई थी। 49 नंबर प्रश्न है कि चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो इसमें पूछ रहा है कि चंपारण आंदोलन जो हुआ था उससे संबंधित कौन नहीं था? तो जयप्रकाश नारायण जी संबंधित नहीं थे, बाकी राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और जेबी कृपलानी जी संबंधित थे। चलिए अगला प्रश्न है 50 नंबर कि स्वामी सहजानंद का संबंध था? तो स्वामी सहजानंद का संबंध अगर हम देखें मित्रों तो बिहार के किसान आंदोलनों के साथ था। 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो बेगूसराय में चौकीदारी करके विरुद्ध, सॉरी देखिए फिर से मैं पढ़ता हूँ, कंफ्यूज हो गया हूँ थोड़ा सा। बेगूसराय में चौकीदारी कर जो टैक्स थी, चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो ये आंदोलन किस चीज़ का एक हिस्सा था? अगर हम देखें तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का। ठीक है ना, चलिए आगे है 52 नंबर प्रश्न है कि गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। तो यह 1917 में। चलिए आगे है 53 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? तो यह बात आपके सरदार पटेल जी ने कहा था। 54 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बिहार के किस गणितज्ञ को बिहार का रामानुजन कहा जाता है? तो यह आपके वशिष्ठ नारायण सिंह जी को कहा जाता है। 55 नंबर प्रश्न है कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया था। तो इसका नेतृत्व किसने किया था मित्रों? तो सचिदानंद सिन्हा जी, मतलब कि ए ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है मित्रों, देख लेते हैं थोड़ा सा, एक मिनट। अगला प्रश्न है कि बिहार की जो कि 56 नंबर प्रश्न है कि बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है। तो बिहार की सोमेश्वर श्रेणी अगर हम देखेंगे तो इन सबों से नई है, मतलब कि पारसनाथ की पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी, खड़गपुर पहाड़ी, इन सभी से ये क्या है? नई श्रेणी है। ठीक है, 57 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक
केंद्र था। तो इसमें केंद्र पूछ रहा है, तो केंद्र अगर हम देखेंगे तो इसमें जगदीशपुर रहा, क्योंकि आपने देखा था कि यहीं से बाबू कुंवर सिंह ने भी नेतृत्व किया था। अगला है 58 नंबर कि हौज विद्रोह हुआ था। तो यह हौज विद्रोह अगर आप देखें तो यह 1820 से 21 में हुआ था। चलिए 59 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जगदीशपुर के राजा थे, तो यह कौन थे? तो कुंवर सिंह जी थे। चलिए अगला प्रश्न है 60 नंबर कि श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? तो यह श्रीमती राम प्यारी नाम था। 61 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। तो अगर हम देखें तो ये बांकीपुर जेल में भेजा गया। 62 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है। तो यह आप देखेंगे 1946 में जयप्रकाश दिवस मनाया गया, ठीक है ना, अप्रैल 1946 में। 63 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। तो ये आप देखेंगे तो गुप्त काल में, ठीक है ना। चलिए आगे कह रहा है कि 64 नंबर प्रश्न की नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे। तो इसमें कौन था? तो आप देखेंगे 64 नंबर प्रश्न में, तो इसमें मुसलमान मतलब बख्तियार खिलजी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 65 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? तो आप देखेंगे पटना था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 66 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो आप देखेंगे कि बिहार का राजाओं का संपर्क जावा सुमात्रा से था, ठीक है। अगला प्रश्न है 67 नंबर कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। तो अगर हम इसमें देखें तो धर्मपाल, ठीक है, मतलब विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल के द्वारा बनाया गया था, पाल वंश का शासक था, ठीक है। 68 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है मित्रों कि पट अंचल अवस्थित है। तो पट अंचल अवस्थित है, ये झारखंड में अवस्थित है। 69 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? तो इसमें आप देखेंगे तो 45.85%। चलिए अगला प्रश्न 70 नंबर कि बिहार में पहला विज्ञान संग्रहालय श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र कब स्थापित हुआ था? तो अगर आप देखेंगे तो इसका ऑप्शन है 1978, मतलब कि 1978 में। चलिए अगला प्रश्न है कि 71 नंबर प्रश्न कि बिहार शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्रदान हुआ था? तो आप देखेंगे 1912 में, जब ये बंगाल से अलग होता है। तो आगे चलिए देखते हैं कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो इसमें घनानंद। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो अगर हम देखें तो यह उदयन ने बसाया था, ठीक है। और याद रखिएगा उदयन बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का वो मतलब कि दोनों को मानता था, ठीक ना, यह याद रखिएगा। 74 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो पूछ रहा है कि किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो इसमें आपका देव, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 75 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? तो अगर हम देखें तो राजगीर में। चलिए अगला प्रश्न है 76 नंबर कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो किस नगर में की गई थी? तो ये राजगृह। और राजगृह में कहाँ की गई थी? तो सप्तपर्णी गुफा में की गई थी। तो याद रखिएगा ये चारों बौद्ध संगीतियाँ आप रट लीजिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 77 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है सीताब राय को। याद रखिएगा सीताब राय को बिहार का दीवान और एक और थे, देखिए नाम मुझे नहीं आ रहा है याद, उनको वहाँ का बंगाल का दीवान बनाया जाता है, ठीक है ना, दो लोगों को बनाया जाता है। वो राय दुर्लभ थे, ठीक है, राय दुर्लभ को बंगाल का और सीताब राय को बिहार का, याद रखिएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब हमारा 78वां प्रश्न कह रहा है कि पटना स्थित विश्वविख्यात खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो 1891 में। 79 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सच्चिदानंद सिन्हा
किसके साथ जुड़े थे, तो ये आपके इनमें से किसी के साथ नहीं जुड़े थे, मतलब कि न वो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े, न दांडी मार्च से जुड़े, न सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े, मतलब कि वो किसी के साथ इनमें से नहीं जुड़े हुए थे। चलिए 80 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे, तो इसमें आपका राजेंद्र प्रसाद जी जुड़े थे। 81 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई थी, तो यह आप देखेंगे 1860 से 61 ईस्वी में हुई थी। 82 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा था, वंदे मातरम गीत लिखा था, तो वंदे मातरम गीत अगर हम देखें मित्रों तो इसमें बिरसा मुंडा ने लिखा था। एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको देख लेता हूँ। इसमें कहने का मतलब ये है, गलत है, बिरसा मुंडा नहीं होगा, वही मैं कंफ्यूज हो गया। यहाँ पे होगा आपका वो बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक ना, याद रखिएगा कि उन्होंने वंदे मातरम को लिखा था। यहाँ पे ऑप्शन में इसने गलत छप गया है, तो बंकिम चटर्जी कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलिए 83 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है, तो यह वक्तव्य अगर हम देखें तो इनमें से किसी से संबंधित नहीं है, तो किससे संबंधित है, तो यह वक्तव्य अगर हम देखें तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी से संबंधित है। चलिए 84 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे, तो अगर हम देखें तो यह बिहार के रहने वाले थे। अच्छा, अगला प्रश्न है 85 नंबर कि जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे, तो यह किस आंदोलन से संबंधित थे मित्रों, तो यह भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। अगला प्रश्न 86 नंबर कि बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे, तो बिरसा मुंडा अगर हम देखें तो झारखंड के पक्ष में थे। अगला प्रश्न 87 नंबर कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो स्वतंत्र भारत के अगर हम प्रथम राष्ट्रपति को देखें मित्रों तो यह बिहार से थे, ठीक है। और याद रखिएगा कि कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है 88 नंबर कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि बौद्ध संगीतियाँ रट जाइएगा, हमेशा पूछा। देखिए यहाँ दूसरा प्रश्न भी बन गया, तो ये आप देखेंगे तो अशोक के शासनकाल में जो पाटलिपुत्र में होती है वो बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। चलिए आगे हम चलते हैं मित्रों 89 नंबर मतलब 89 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी, तो इसका अगर हम देखें उत्तर तो इसका पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी, किसकी, महावीर जैन जी की। चलिए अगला प्रश्न है 90 नंबर कि निम्नलिखित में से बिहार की कौन सी जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दे दिए गए थे, तो इसमें हम देखें तो पूर्णिया और मानभूमि का जो क्षेत्र था वो दे दिया गया था। 91 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था, तो याद रखिएगा मित्रों कि गौतम बुद्ध को राजा का स्थान कनिष्क के शासनकाल में प्राप्त हुआ था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था, ये यहाँ जानना चाह रहा है। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान सॉरी एक्चुअली मैं यहाँ कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, देखिए बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था जहाँ, तो जहाँ क्या हुआ था, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वहीं पे महाबोधि मंदिर बोध गया में बनाया गया, ठीक है। चलिए 93 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है, तो अगर हम देखें तो त्रिवेणी नहर में गंडक नदी का पानी आता है। चलिए 94 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है, पूछ रहा है। तो अगर हम देखें तो 8.60%। 95 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं, तो बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं चावल, गेहूं और मक्का। चलिए अगला प्रश्न है 96 नंबर कि बिहार मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है, तो अगर आप देखेंगे मित्रों तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बौद्ध मठ से, क्योंकि एक्चुअली में होता क्या था कि बौद्ध मठ को बिहार बोलते थे, और याद रखिएगा इसी के नाम पे बिहार का भी नाम बिहार पड़ा था, ठीक ना, इसी बिहार के नाम पे। 97 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था, तो मित्रों याद रखिएगा इसको संगठित किया था किसने, गुरु राम सिंह ने, ठीक है। अगला प्रश्न है 98 नंबर कि कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया, तो आप इसमें देखेंगे कि 98 का क्या हो जाएगा मित्रों, सी सही हो जाएगा, मतलब कि बिहार से उन्होंने किया था। अगला प्रश्न है कि मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया,
तो मुंडाओं ने विद्रोह कहाँ खड़ा किया था, तो 1899 में खड़ा किया था। ठीक है ना। अगला प्रश्न 100 नंबर कि 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे, तो ये देखेंगे मित्रों कि यह पटना लाए गए थे। चलिए मित्रों 101 नंबर प्रश्न पे अब हम चलते हैं। 101 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था। तो मित्रों अगर हम देखें तो जो इंडियन नेशन अखबार है उसका प्रकाशन पटना से होता था। मित्रों थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों को आवाज़ जा रही हो किचन की, तो एक्चुअली में रात के 2 बज रहे हैं, मुझे भी काफ़ी तेज़ भूख लगा था और मैं वीडियो बना रहा हूँ 1 घंटे से, तो इस नाते थोड़ा सा इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आज पहली बार ऐसा हुआ है, तो थोड़ा सा क्योंकि मैं जैसे ही वीडियो बनाऊंगा तुरंत मैं खाना भी खाऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा कम से कम आवाज़ करिए भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। 102 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया। ठीक है, तो ये जगत नारायण लाल जी को बांकीपुर जेल में भेजा गया था। चलिए 103 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे। तो रामचंद्र शर्मा जी ये अमहरा गांव से थे। चलिए 104 नंबर प्रश्न कह रहा है कि श्री नरसिंह नारायण क्या थे। तो श्री नरसिंह नारायण जी समाजवादी थे। चलिए 105 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे। तो यह समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। 106 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार महान धार्मिक केंद्र है। तो अगर हम देखें तो यह सभी के लिए, मतलब कि सिखों के लिए भी, जैनों के लिए भी, बौद्ध धर्मावलंबियों सबके लिए महान धार्मिक केंद्र है बिहार। ठीक है, अगला प्रश्न है 107 नंबर कि झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था। तो मित्रों याद रखिएगा झारखंड बिहार से आपका 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। यहाँ पे एक ट्रिक आपको याद करा देता हूँ, आप याद रखिएगा उत्तर 36 झार। ठीक ना, मतलब कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से हुआ था 1 नवंबर और 9 नवंबर को छत्तीसगढ़ आपका अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था, एमपी से। और उसके बाद से झारखंड जो आपका 15 नवंबर सन 2000 को ही अलग हुआ था, किससे, बिहार से। तो ये तीनों याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। 36 उत्तर झार। ठीक ना, ट्रिक है। 108 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता था। तो ये जाना जाता था जयप्रकाश नारायण जी को। ठीक है, 109 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। तो मित्रों याद रखिए कि यह आपके वैशाली में प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी ईसा पूर्व में। ठीक है ना, 6ठी शताब्दी में। जब एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे इसको। 110 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो यह नालंदा में अध्ययन किया था। ये भी याद रखिएगा मित्रों। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहीं से कई काफ़ी एकत्रियाँ लेकर के ये अपने देश को गया था। अगला प्रश्न 111 नंबर की बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है। तो बिहार की पेंटिंग विधा मित्रों अगर हम देखें तो मधुबनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिहार विधान सभा में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं। तो अगर हम देखें मित्रों तो हमारे 243 सदस्य हैं बिहार विधान सभा में। चलिए 113 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 के अधिवेशन किस शहर में हुए। तो अगर हम देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन फैजपुर, मतलब कि बिहार के फैजपुर में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है 114 नंबर कि बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। तो इसमें एकीकृत समुदाय आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 115 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि सन 1930 के कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब से हो गए थे। तो इसमें आपका उत्तर होगा सी, मतलब बरही में एकदम गायब से हो गए थे। 116 नंबर प्रश्न मित्रों, एक मिनट थोड़ा सा देखिए, स्लाइड ऊपर नीचे हो गया। 116 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ। तो अगर हम इसका आंसर देखें तो मार्च 1929 में। चलिए अगला प्रश्न 117 नंबर कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है। तो यह श्रेय किसको जाता है। तो यह कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारी को
कारिता को जाता है। 118 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जा सकता है। तो किस श्रेणी में इनको रखा जा सकता है? तो ये त्रिमुखी वर्गीकरण श्रेणी में, ठीक है। 119 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है आपका विशाखदत्त। चलिए अगला प्रश्न 120 नंबर कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है, तो अगर हम देखें मित्रों तो वह है अर्थशास्त्र। चलिए अगला प्रश्न है कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो अगर आप देखेंगे मित्रों तो जो तृतीय बौद्ध संगीति है वो आपका आयोजित हुई थी पाटलिपुत्र में, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, ठीक ना। तो ये 3-4 आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न 122 नंबर कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो यह उदयन के द्वारा किया गया था। 123 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा थी। तो मित्रों याद रखिएगा कि इनके शिलालेखों में जो भाषा थी वो पाली भाषा थी, क्योंकि उसमें प्रकृत जो आम जन की भाषा थी वो पाली हुआ करती थी, ठीक है, याद रखिएगा। 124 नंबर कह रहा है प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो अगर आप देखेंगे तो ये चंद्रगुप्त ने प्राप्त की थी। 125 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? तो इसमें आप देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार में ही जन्मे थे, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है 126 नंबर कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर के मिलती हैं? तो मित्रों याद रखिएगा उत्तर से आकर के गंगा में कौन कौन सी नदियां बिहार में मिलती हैं? तो सी ऑप्शन सही जगह, मतलब कि गंडक, कमला और बागमती, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला 127वां प्रश्न कह रहा है कि बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है। तो आप देखेंगे मित्रों ये आपके पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में बांगर मिट्टी मिलती है। 128 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मिलान करिए। तो चलिए हम मिलान कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम मिलान करें तो इसमें हमारा जैसे आंसर क्या है अगर हम देख लेते हैं 128 नंबर में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए हम मिलान कर लेते हैं बी का। तो बी में अगर हम देखें तो ए का 1 मतलब कि कागज एवं लुगदी डालमिया नगर में है, ठीक है। और अगर हम देखें तो सिगरेट दिलवारपुर में होता है, बनाया जाता है, प्लाईवुड हाजीपुर में, और जूट का कारखाना वगैरह जूट बनाया जाता है कहाँ पे? बिहार के पूर्णिया में, ठीक है। 129 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है मित्रों कि किस राज्य का अन्य देशों से भौगोलिक सीमाएं नहीं जुड़ी हैं? तो किससे नहीं जुड़ी हुई हैं भौगोलिक सीमाएं? तो हम देखेंगे तो ये हरियाणा से नहीं जुड़ी है। बाकी अगर आप देखेंगे कि सबका कहीं ना कहीं सीमाएं जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना, किसी न किसी स्टेट से। 130 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो अगर हम देखें इसमें तो इसमें आपका कह रहा है तो भूटान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश। तो हम देखेंगे मित्रों कि 130 का बी सही हो जाएगा, ठीक है, नेपाल से जुड़ती है। 131 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? तो इसमें देखेंगे तो 12वां क्रम है, ठीक है। अगला 132 नंबर प्रश्न है मित्रों कि बिहार में राजगीर के गृद्धकूट पर्वत पर रज्जू मार्ग का निर्माण किया गया था। तो अगर हम देखें तो इसका ऑप्शन है 1972। चलिए अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? मतलब कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई, उसको महापरिनिर्वाण बोलते हैं। तो यह कुशीनगर में हुई थी मित्रों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? मतलब कि अपना पहला उपदेश तो सारनाथ के ऋषिपत्तनम में दिया था। चलिए 135 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो अगर हम देखें तो इसमें गिरिव्रज राजगृह में जो थी वो मगध की प्रथम राजधानी थी, बाद में पटना हुई, ठीक ना। अगला कह रहा है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो आप देखेंगे कि घनानंद को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य और क्या करते हैं, मगध पर शासन करते हैं। तो क्या हो जाएगा, मौर्य वंश, ठीक है। अगला प्रश्न 137 नंबर कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो इसमें देखेंगे तो तक्षशिला। चलिए फिर से कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, कौन से प्रश्न में? 138 नंबर में। चलिए देख लेते हैं।
और सूची 1 को सूची 2 से हम लोग इसमें मिलाते हैं, क्या इसमें सही होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले आंसर दिया है वो बी सही होगा। ठीक है, मतलब कि बी में क्या दिया है कि ए का 3, मतलब कि बाढ़ जो है वह आपके उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में आती है। मैं बोल देता हूँ, आप देख लीजिए क्योंकि ऊपर नीचे है। ठीक है, 138 इसमें क्या होगा, बी सही है। ठीक है, सही है। और आपका फिर भूकंप जो है वो हिमालय के गिरिपाद में आएगा। और फिर आप देखेंगे कि सूखा जो है वो आपके कहाँ आएगा मित्रों, तो ये मध्य पूर्वी भारत में आएगा। और फिर आपका चक्रवात जो है वो कहाँ आएगा, तो झारखंड तथा उड़ीसा में आएगा। इतना आप सुन लीजिएगा और याद रख लीजिएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, सूची को ही मिलाना है। 139 नंबर प्रश्न है और 139 नंबर प्रश्न में आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, मतलब कि अगर हम इसमें देखें, चलिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं क्योंकि बहुत ऊटपटांग दिया है, आप भी कंफ्यूज होंगे। ठीक है, चलिए कोई नहीं। 140 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती हैं। तो इसमें अगर हम देखें मित्रों, तो जो कर्मनाशा नदी है, गंडक है और घाघरा, ये उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच क्या करती हैं, सीमा रेखा बनाती हैं। 141 नंबर प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सभा की अध्यक्षता किसने की थी। तो मित्रों इसमें स्वामी सहजानंद जी ने की थी। चलिए 142 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। तो यह कौन से अंग्रेज कमांडर थे, मेजर बारो को हराया था। अगला प्रश्न 143 नंबर कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। तो याद रखिएगा मित्रों कि इनका देहांत हुआ था, हमारा कब हुआ था, 20 जून 1858 को। कुंवर सिंह से रिलेटेड सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है 144 नंबर की बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी में की बैठक में क्या किया था, भाग लिया था। तो इसमें हम देखेंगे फणींद्र नाथ घोष जी भाग लिए थे। ठीक है, 145 नंबर प्रश्न है कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था। तो यह गया में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। तो अगर हम देखें मित्रों तो यह संग्रहालय था एक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। कौन सी पीढ़ी का है बोधि वृक्ष इस बार। तो अगर हम देखें तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों कि पंचम पीढ़ी का है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं कि 148 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा आपका लिच्छवी गणराज्य के द्वारा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है कि 149 नंबर की पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। तो इसमें आपका उदयन हो जाएगा। 150 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। तो अगर हम इसमें देखें मित्रों तो ये मलिक जानी को इल्तुतमिश ने अपना पहला बिहार में सूबेदार नियुक्त किया था। चलिए 151 नंबर कह रहा है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था। तो मित्रों याद रखिएगा कि यह 1575 में मिलाया था। 152 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी। तो अगर हम देखें मित्रों तो इसका उत्तर हो जाएगा 12 अगस्त 1765, जो कि इलाहाबाद की संधि में होती है। और 16 अगस्त 1765 को जो इलाहाबाद की द्वितीय संधि होती है वो अवध के नवाब शुजाउद्दौला से होती है, याद रखिएगा। ये प्लासी के युद्ध के बाद होती है। ठीक ना, और प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 को बंगाल के नदिया जिले में, आम के बगीचे में। इतना याद रखिएगा, भागीरथी नदी के किनारे, ये सब याद रखिएगा फैक्ट। ठीक है, आगे का 153 नंबर प्रश्न की जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। तो ये बाबू कुंवर सिंह जी थे। ठीक है, 154 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे। तो कौन थे, कुंवर सिंह थे। 155 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण रहा था। तो अगर हम इसमें देखेंगे मित्रों तो इसका कारण था कि जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, मतलब बी सही हो जाएगा। 156 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। तो अगर इसमें हम देखें मित्रों तो जयप्रकाश नारायण जी थे। अगला प्रश्न 157 नंबर कह रहा है कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया। तो याद रखिएगा मित्रों चंपारण में। मतलब कि
बिहार में गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण ही था, जो कि 1917 में था। और 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला जी मिले गांधी जी से और यहाँ आने के लिए आमंत्रित किए थे। और चंपारण 3/20 भाग पर नील की खेती से संबंधित था। ठीक है, तीन कठिया पद्धति जिसको हम बोलते हैं। जितना मुझे याद आ रहा है मैं बोलते जाता हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा। ठीक है, 158 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मुजफ्फरपुर के किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। तो अगर इसमें हम देखें मित्रों तो ये 1908 में। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। 159 नंबर प्रश्न, 159 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। तो अगर हम देखें मित्रों तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मतलब कि भागलपुर से थी। 160 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल की कैद में रखा गया था। तो याद रखिएगा मित्रों, ये बांकीपुर जेल था। याद रखिएगा कौन सा जेल था, बांकीपुर जेल था। चलिए अगला प्रश्न है 161 नंबर कि चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन था। तो याद रखिएगा इसका राष्ट्रीय नेता कौन हो जाएंगे, महात्मा गांधी जी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है मित्रों कि बिहार में राजेंद्र सेतु का निर्माण कब हुआ। तो यह 1960 में हुआ था। 163 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना इनमें से कौन सी है। तो ये गंडक परियोजना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 164 नंबर कि रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। तो हाजीपुर स्थित है, किस मुख्यालय रेलवे जोन में स्थित है। तो यह आपके हो जाएगा बिहार में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत, मतलब किसने प्रस्तुत किया था, ये नाम पूछ दिया है। ठीक है, तो ये सुशील मोदी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 166 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली मुख्यतः बिहार से जुड़ी हुई है। तो ये आपका लघुई नृत्य बिहार शैली से जुड़ी हुई है। 167 नंबर मतलब कि 167 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि चंद्रगुप्त बसदी मंदिर स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है मित्रों, तो यह श्रवण बेलगोला में स्थित है। क्योंकि आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य श्रवण बेलगोला में ही लास्ट के कुछ दिनों में उपवास के दौरान उपवास रखे और उसी में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 168 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक प्रशासनिक इकाई के रूप में बिहार बंगाल में विलय कब किया गया था। तो अगर हम देखेंगे कि एक प्रशासनिक इकाई के रूप में बिहार का बंगाल में विलय कब किया गया, तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं मित्रों। तो यह 1911 में किया गया। अच्छा अगला नंबर प्रश्न है 169 कि भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जो बिहार में पैदा हुए थे। तो अगर हम इसमें देखें मित्रों तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 2 बार राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है ना, भारत के। 170 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1757 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो 170 थोड़ा मैं देख लेता हूँ, कुछ इसमें मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है। तो सिद्धू और कान्हू ने तो किया था, लेकिन कहाँ पे किया था, कब किया था, एक मिनट मैं इसको चेक कर लेता हूँ। 170, ठीक है ठीक है। चलिए संथाल विद्रोह किसने किया था, सिद्धू और कान्हू ने किया था। चलिए 171 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है मित्रों कि मौर्यकालीन हीनयान गुफाएं स्थित हैं। ठीक है, तो मौर्यकालीन हीनयान गुफाएं कहाँ पे स्थित है। तो इसके बारे में अगर हम देखें तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों कि राजगीर पहाड़ी पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था। तो यह राजकुमार शुक्ला जी ने आमंत्रित किया था। अगला प्रश्न है कि बिहार में रोहतास के किले का निर्माण किसने करवाया था। किसने करवाया था मित्रों, तो याद रखिएगा कि शेरशाह ने। और इसी रोहतास में पायराइट नामक खनिज बहुत पाया जाता है, याद रखिएगा ये भी। ठीक है, चलिए 174 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन पटना के पुराने नाम से संबंधित नहीं है। कह रहा है कि कौन संबंधित नहीं है। तो इसमें अगर हम देखें मित्रों तो इसमें खासपुर संबंधित नहीं, बाकी कुसुमपुर, पुष्पपुर, अजीमाबाद ये सब के सब क्या हैं, संबंधित है। 175 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार एकमात्र उत्पादक है तो किस चीज़ का, तो पायराइट का। ठीक है, पीछे अभी आपको मैंने बताया भी। 176 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रखता है। तो ये आपका भभुआ जिला रखता है। ठीक है, 177 नंबर प्रश्न है कि बिहार में सवाना वनस्पति पाई जाती है। तो ये आपका पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। 178 नंबर प्रश्न है कि बरौनी तेल शोधक कारखाना कब स्थापित हुआ। तो 1964 में स्थापित हुआ था। 179 मतलब कि 179 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार में कौन सी नदी बहती है? तो गंगा बहती है, यमुना नहीं बहती है, महानदी भी नहीं बहती है, कावेरी भी नहीं बहती है, ठीक ना। तो याद रखिएगा गंगा बहती है। अगला है 181 नंबर प्रश्न कि बिहार की प्राचीन विश्वविद्यालय है, मतलब कि बिहार का प्राचीन विश्वविद्यालय है तो ये नालंदा विश्वविद्यालय, क्योंकि आप देखेंगे कि वेन सांग फायान सब के सब यहाँ इत वगैरह सब आते हैं यहाँ पे बौद्ध धर्म की शिक्षा लेते हैं। 182 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उत्तर बिहार विख्यात है, तो यह बाढ़ग्रस्तता के लिए विख्यात है। उत्तर बिहार जो है अगर हम देखें तो यह बाढ़ग्रस्तता के लिए, मतलब कि बाढ़ यहाँ बहुत ज़्यादा आती है। अगला प्रश्न है कि सूची को सूची 2 से मिलाइए, तो चलिए इसमें हम देख लेते हैं। ये आपका है 183 नंबर प्रश्न और इसमें आपका सही है ए ऑप्शन। तो चलिए मिला लेते हैं। अगर हम देखते हैं तो मोतिहारी जो है वो महात्मा गांधी जी ने स्वाधीनता आंदोलन यहाँ शुरू किया। अच्छा, फिर मुजफ्फरपुर में हम देखें तो ये मुजफ्फरपुर अगर हम देखेंगे तो बी 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 तो बिहार की राजधानी गलत दिया है। इसमें क्या होना चाहिए? 101 मिनट थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन गलत लग रहा है, छपा है, मैं देख ले रहा हूँ। 183 का ए सही है, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर ए सही है, तो ए सही है इसमें मित्रों। तो इसमें अगर हम देख लेते हैं तो जो मोतीहारी था, 1 मिनट मैं पीछे भी थोड़ा सा देख ले रहा हूँ क्योंकि मुझे जो राजधानी है उसमें कन्फ्यूजन और देखूँ मैं गलत जान रहा हूँ कि सही जान रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ चलिए देख लेते हैं। मोतिहारी जो था वो महात्मा गांधी जी के स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित था। और मुजफ्फरपुर, हाँ देखिए मुजफ्फरपुर यहाँ डी ऑप्शन में बिहार की राजधानी दिया, गलत दिया है। बिहार यूनिवर्सिटी और पटना जो होगा ये बिहार की राजधानी होगा, ठीक है। तो इसके डिस्क्राइब में अच्छा दिया है और जमशेदपुर टाटा स्टील प्लांट ने, ठीक है ना। तो वही मुझे गलत लग रहा था। आप लोगों को मैं गलत नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा लेट भले होगा लेकिन आप लोग को सही चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। 184 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गया षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? तो मित्रों याद रखिएगा ये आपका जनवरी 1933 में हुआ था। 185 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 6 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भाग निकलने वाला केवल 3 राष्ट्रीय नेताओं के नाम बताइए। तो इसमें 3 राष्ट्रीय नेताओं का नाम है, ए ऑप्शन सही होगा, योगेंद्र शुक्ल, जयप्रकाश नारायण और गुलाबी सोनार। चलिए अगला प्रश्न है 186 नंबर कि 1930 में पटना स्वदेशी लीग की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये देखेंगे तो सर अली इमाम के द्वारा किया गया था। 187 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा किसने स्थापित की थी? तो याद रखिएगा मित्रों कि यह आपके सचिंद्रनाथ सान्याल ने स्थापित की थी। चलिए 188 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1942 से 43 की क्रांति के संदर्भ में 11 अगस्त का सचिवालय गोलीकांड बिहार में कहाँ हुआ था? तो अगर हम देखें मित्रों तो यह पटना में हुआ था। 189 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि अप्रैल 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे? तो यह प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जी थे। चलिए 190 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। 190 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया था तो यह स्कंदगुप्त था, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं कि 191 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? तो याद रखिएगा मित्रों कि ये हर्यक वंश कहे जाते थे और हर्यक वंश को ही पितृसत्तात्मक वंश भी कहा जाता था क्योंकि इसमें हर व्यक्ति जो होता है अपने पिता की हत्या करके राजा बना होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और अजात शत्रु याद रखिएगा कि जो कि बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ठीक है ना। 192 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो इसमें देखेंगे तो ये राजगिरी जो कि गिरिव्रज थी, ठीक ना। चलिए 193 में आपका प्रश्न कह रहा है कि बिहार में आकाशवाणी से किन किन भाषाओं में प्रसारण होता है? तो इसमें आप देखेंगे कि हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी और मैथिली में। चलिए 194 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि बिहार से द टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसमें हम देखें तो 1986 ईस्वी में हुआ था। 195 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा श्री दिलीप नारायण सिंह, मतलब कि बी ऑप्शन से हो जाएगा। 196 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे, तो इसके संपादक कौन थे मित्रों? तो याद रखिएगा कि बिहारी के संपादक कौन थे। एक मिनट थोड़ा सा कुछ गलत हो गया, नहीं गलत नहीं है, ठीक है। तो इसके संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद जी, ठीक है।
थोड़ा सा दोस्तों टेक्निकल चीज़ें हैं, थोड़ा सा इसके लिए सॉरी चाहता हूँ, कुछ अगर गलतियाँ हो जाए तो क्षमा चाहता हूँ। और प्लीज़ आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा और फास्ट रिपीट करके पूरा पढ़ लीजिए। आप लोगों के लिए एकदम पूरा जी जान लगा दूंगा, ठीक है। देखिए रात के 1:30 बज रहे हैं, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, भूखा हूँ जबकि। तो आप लोगों बस मेरे उत्साह को बनाए रखिए, आप लोग बस अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। बस मैं आप लोगों से अपने आप को मतलब कि एक तरह से पेट को अपने आप को वैसे ही भर लूँगा, ठीक है। आप लोगों का सिलेक्शन मेरा पेट भर देगा, बस इतना मैं जानता हूँ, ठीक है। लेकिन एक कहने का एक अतिशयोक्ति अलंकार है ये, लेकिन बट मुझे बहुत खुशी मिलेगी अगर आप में से कोई भी एक विद्यार्थी कोई इससे क्वेश्चन लड़ गए और वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताता है तो मेरा पढ़ाना ये सफल हुआ। चलिए 197 नंबर प्रश्न हम चलते हैं कि राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? तो यह आपके मुरली भरहवा गांव के निवासी थे। 198 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे। तो अगर हम देखें तो श्री निवारण दास गुप्ता कहाँ ये थे? तो पुरुलिया से थे, ठीक ना। चलिए 199 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो ये आपके बिहार उड़ीसा के। और हम चलते हैं हम अपने 200 नंबर प्रश्न पे। तो ये कह रहा है कि पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे जुड़ा हुआ है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा मित्रों कि ए ऑप्शन, मतलब काठमांडू, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी और रांची से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 201 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कुंवर सिंह राजा थे। तो याद रखिएगा जगदीशपुर के, ठीक है। 202 नंबर कह रहा है कि कोसी परियोजना से किन दो राज्यों को लाभ होता है? तो अगर हम देखें मित्रों तो यह बिहार और नेपाल को इससे लाभ होता है। 203 नंबर कह रहा है कि कौन सी नदी अपनी दिशा अक्सर बदलती है? तो यह कोसी नदी है। चलिए 204 नंबर कह रहा है कि मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो मैंने आपको बताया मित्रों कि ये कहाँ थी, राजगृह में थी, ठीक ना, बाद में पाटलिपुत्र बनती है। 205 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार अलग प्रांत कब हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1936 में। चलिए अगला प्रश्न 206 नंबर कि नालंदा महाविहार का निर्माण हुआ था। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ए गुप्त शासनकाल के दौरान। अगला प्रश्न है 207 नंबर कि मेगस्थनीज भारत आया था। तो मेगस्थनीज भारत में कब आया था मित्रों? तो अगर हम देखें तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल में आया था, ठीक है। आगे चलते हैं। 208 नंबर प्रश्न कि बिहार के किस नगर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुजफ्फरपुर में। चलिए अगला प्रश्न 209 नंबर कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया? तो आपको मैंने बताया है, कई बार रिपीट हो गया कि सारनाथ ऋषि पत्तनम में। अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। तो याद रखिएगा हर्षवर्धन के राज्यकाल में। ह से ह्वेनसांग, ह से हर्षवर्धन, फ से फाहियान और च से चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये बताया हूं कि किसके काल में आया था, याद रखिएगा। चलिए 211 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से था? तो याद रखिएगा मित्रों कि कौटिल्य का जो संबंध था वो आपके तक्षशिला विश्वविद्यालय से था, ठीक है। बिहार स्थापना दिवस है, तो बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों 1 अप्रैल को। अगला प्रश्न है सम्राट अशोक ने अपनाया था। तो ये किसको अपनाया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कौटिल्य ने रचना की। तो अर्थशास्त्र की इन्होंने क्या की थी? रचना की थी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हजारीबाग तथा मुंगेर किन खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ कौन कौन सी खाने पाई जाती हैं और किसके लिए प्रसिद्ध है ये पूछा है। तो ये माइका के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। 216 नंबर प्रश्न है मित्रों कि निम्नलिखित में से बिहार के कौन से एक जिले में भोजपुरी नहीं बोली जाती है? अब देखिए बिहार में ऐसा हो सकता है भोजपुरी कहाँ नहीं बोली जा सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, दरभंगा, मतलब दरभंगा में भोजपुरी नहीं मैथिली बोली जाती है, ठीक है ना, वहाँ का मैथिली जहाँ तक मुझे लगता है। चलिए आगे चलते हैं। 217 महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो गणिका बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी वो कौन थी? तो ये आम्रपाली थी। तो याद रखिएगा भोजपुरी की एक बहुत ही हिट हीरोइन आम्रपाली दुबे, उसी के नाम से याद कर लीजिएगा, कैसे भी याद कर लीजिएगा। बाकी तो आप देखते हैं भोजपुरी में कैसी कैसी हीरोइनें आ जा रही हैं, ठीक है। भोजपुरी को थोड़ा सा बदनाम भी कर दिए हैं लोगों ने, ठीक है। चलिए आज आगे चलते हैं। अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो अशोक की राजधानी हम देखेंगे कि ये आपका हो जाएगा ए पाटलिपुत्र में। मित्रों थोड़ा सा मैं भोजपुरी पे कुछ कमेंट भी कर दिया हूँ तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। पता चले कि इसमें कुछ लोग ऐसे मिल जाएं कि वो मुझे ही गाली उली देने लगे, तो मेरा कोई वो उद्देश्य नहीं था, मुझे बस याद कराना उद्देश्य था, ठीक है।
219 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो मित्रों याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कहाँ होता है, कपिलवस्तु में होता है। अगला प्रश्न है कि गंगा नदी कहाँ नहीं बहती है। तो याद रखिएगा गंगा नदी उड़ीसा में नहीं बहती है, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में बहती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 221 नंबर कि गांधी जी ने किसको नेतृत्व दिए थे। गांधी जी ने किसको नेतृत्व किए थे ये कहना चाहिए था यहाँ प्रश्न में, प्रश्न थोड़ा गलत छप गया है। तो ये इनमें से सभी, मतलब कि असहयोग, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, सबको गांधी जी ने नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है कि बाबू कुंवर सिंह किस युद्ध में लड़े थे। तो देखिए क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछ रहा है, तो 1857 की विद्रोह में। अगला प्रश्न 223 नंबर कि कौन राज्य मधुबनी कला के लिए विख्यात है। तो याद रखिएगा मित्रों बिहार। ठीक है, यहाँ की मधुबनी कला क्या है, पेंटिंग बहुत ही फेमस है। अगला प्रश्न है 224 नंबर की राजगीर कहाँ है। तो याद रखिएगा मित्रों ये बिहार में स्थित है। अगला 225 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नालंदा क्या था। तो याद रखिएगा नालंदा एक प्रकार का क्या था, विश्वविद्यालय था। ठीक है, जहाँ पे बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। अगला प्रश्न 226 नंबर मित्रों कि बक्सर का युद्ध हुआ तो 1764, यहाँ पूरा नाम नहीं दिया है, सॉरी पूरा डेट नहीं दिया, तो याद रखिएगा 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। कई बार पूरा डेट भी दे सकता है। और प्लासी का 23 जून 1757 याद रखिएगा। ठीक है, जो भी याद आता है मैं बोल देता हूँ, आप उसे सुन लीजिएगा। मगध एवं इसकी राजधानी पाटलिपुत्र जो सारे संसार में प्रसिद्ध हुए को किसने बनवाया था। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा मौर्य सम्राटों ने इसे बनवाया था। 228 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि पटना शहर का पूर्व नाम क्या था। तो याद रखिएगा पटना शहर को हम लोग पहले पाटलिपुत्र बोलते थे। क्या बोलते थे, पाटलिपुत्र बोलते थे। अगला है कि जैन धर्म के प्रवर्तक हैं। तो जैन धर्म के प्रवर्तक अगर आप देखेंगे तो महावीर होंगे, मतलब कि सी हो जाएगा आंसर। चलिए 230 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भगवान बुद्ध ने पहला धर्म प्रचार कहाँ किया था। तो सारनाथ के ऋषिपत्तनम में। चलिए अगला प्रश्न है 231 नंबर कि सुद्धोधन किस राज्य के राजा थे। तो याद रखिएगा सुद्धोधन जो थे वो कौन से राज्य के राजा थे। तो कपिलवस्तु राज्य के राजा थे। चलिए अगला प्रश्न है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो याद रखिएगा घनानंद था। इसी को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है, गद्दी पर बैठता है। 233 नंबर प्रश्न है कि बिहार में जल विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो ये देखेंगे तो ताप विद्युत ऊर्जा। ठीक है, अगला 234 नंबर प्रश्न है कि गुप्तकालीन युग में आयुर्वेद के सबसे प्रसिद्ध वैद्य कौन थे मित्रों। तो याद रखिएगा सी धन्वंतरी थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 235 नंबर प्रश्न है कि बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है। तो याद रखिएगा मित्रों कि गंगा, जैसे बिहार है इसको दो भागों में उत्तर और दक्षिण भाग में बांट देती है गंगा। ठीक ना, बिहार में। अगला प्रश्न है कि 236 नंबर की बिहार के किस जिले में अफीम की खेती की जाती है। तो याद रखिएगा मित्रों इसका उत्तर हो जाएगा मुंगेर। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं कि 237 नंबर प्रश्न है कि भारतवर्ष के किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वंसावशेष पाए जाते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है बिहार में था, तो बिहार में ही पाए जाएंगे। 238 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मौर्य राजवंश की राजधानी थी। तो याद रखिएगा मित्रों कि मौर्य वंश की जो राजधानी बनी वो कहाँ बनी थी, तो वो पटना बनी थी। ठीक है, आगे कह रहा है देखिए खाली स्थान है और फिर आगे दे रहा है कि के समय वेनसांग नालंदा के भारतीय विश्वविद्यालय आया था। तो याद रखिएगा हर्ष के समय में, ह से हर्ष, ह से वेनसांग, च से चंद्रगुप्त द्वितीय और फ से फाह्यान। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। 240 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि हर्षवर्धन के समय बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय खूब प्रसिद्ध था। तो याद रखिएगा नालंदा। और इसी में क्या होता है कि कौन जाता है, वेनसांग पढ़ने के लिए जाता है। चलिए आगे देखते हैं 241 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है मित्रों कि बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा भूमि कर वसूल करने की सत्ता अंग्रेजों को कब मिली। तो 1764 में मिल जाती है, जब ये बक्सर का युद्ध जीत जाते हैं तो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 242 नंबर कि बिहार की किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था। तो याद रखिएगा ये जगदीशपुर के कुंवर सिंह थे। चलिए अगला प्रश्न था, सॉरी कुंवर सिंह, शायद मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, शायद कुंवर सिंह नहीं थे, उनका कोई पीढ़ी था या कुंवर सिंह थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 243 नंबर की गांधी जी ने किस जिले के किसानों का दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था। तो याद रखिएगा मित्रों कि यह चंपारण, क्या होगा, चंपारण। चलिए अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा पशु मेला इसमें से लगता है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा मित्रों कि सोनपुर मेला, जो कि सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। अगला 245 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यहाँ हाथी उत्सव
होता है तो यह जयपुर और राजस्थान में हाथी उत्सव मनाया जाता है। 246 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार का प्रमुख त्यौहार है, तो याद रखिएगा मित्रों कि बिहार का प्रमुख त्यौहार छठ पूजा होता है। अगला प्रश्न 243 नंबर कि प्राचीन पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है, तो पटना नाम है। ठीक है। 248 नंबर प्रश्न है कि बिहार की प्रमुख नदी है, तो 248 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, मतलब कि गंगा जो है वो प्रमुख नदी है। ठीक है। 249 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गर्म पानी के स्रोत यहाँ पे हैं, कहाँ पे हैं, तो राजगीर में है। ठीक है ना, बिहार में। 250 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि चंद्रगुप्त मौर्य का मित्र, दार्शनिक तथा मार्गदर्शक था, तो याद रखिएगा कौन था इसमें से, तो आपका विष्णुगुप्त चाणक्य। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। 251 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। कह रहा है कि प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक, आगे शायद था है या नहीं था, एक मिनट में देख लेता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे भी गलत छप गया है क्या, एक था, तो हाँ ये था, अंग था। ठीक है ना, याद रखिएगा, बाकी तीन नहीं था ही पूछा है। आगे कह रहा है अगला प्रश्न 252 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पटना में अनुपम स्मारक है, तो ये स्मारक है गोलघर में, पटना में। ठीक है। 253 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि बिहार का एक अन्य शिक्षा केंद्र था, तो याद रखिएगा ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, नालंदा के बाद। ठीक है ना। और 254 का कह रहा है कि प्राचीन भारत में यहाँ पर यक्ष संप्रदाय लोकप्रिय था, तो ये कहाँ था, तो बिहार में यक्ष संप्रदाय लोकप्रिय था। 255 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गौतम बुद्ध इनके पुत्र थे, तो सुद्धोधन के पुत्र थे। किसके पुत्र थे गौतम बुद्ध, तो सुद्धोधन के पुत्र थे, याद रखिएगा। 256 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शेरशाह सूरी का कब्र कहाँ स्थित है, तो बिहार के सासाराम। सौ से शेरशाह, सौ से सासाराम, याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 257 नंबर की प्राचीन ग्रांड ट्रंक मार्ग किसने बनवाया था, तो याद रखिएगा मित्रों शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न 258 नंबर कि अशोक ने महेंद्र को यहाँ पर भेजा था, तो कहाँ भेजा था, अपने पुत्र महेंद्र को अशोक ने और अपनी पुत्री संघमित्रा को, तो याद रखिएगा संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को अशोक ने श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। अगला प्रश्न 259 मतलब कि 259 नंबर है कि यहाँ लौह स्तंभ देखा जाता है, तो याद रखिएगा कि मेहरौली का लौह स्तंभ, जो कि आज भी इसमें जंग नहीं लगा है, ये 6000 kg का है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 260 नंबर की पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी थी, तो ये कहाँ थी मित्रों, तो ये वैशाली थी। चलिए एक 261 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हिंदी भाषा में बिहार का अर्थ है, तो याद रखिएगा मित्रों कि इसका उत्तर हो जाएगा ए, बौद्ध मठ। ठीक है। और 262 नंबर प्रश्न है कि बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों ए, मुंगेर। ठीक है। अगला प्रश्न है 263 नंबर कि अशोक महान पुत्र थे, तो याद रखिएगा बिंदुसार के। अगला प्रश्न है 264 नंबर कि खुदा बख्श पाठागार कहाँ है, खुदा बख्श पाठागार कहाँ है, तो ये हम पटना में स्थित है। अगला 265 नंबर प्रश्न कर रहा है कि नेपाल किसकी सीमा है, तो बिहार की सीमा है, याद रखिएगा। और किसकी सीमा है, तो इसमें हम देखेंगे तो इसमें उत्तर प्रदेश की भी सीमा है नेपाल, और पश्चिम बंगाल, मतलब इन सभी के लिए सही हो जाएगा। ठीक है। 266 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि किसने बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन दिया था, तो याद रखिएगा अशोक जो होते हैं इन्होंने अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन, इन तीनों ने दिया था। ठीक ना, तो सभी हो जाएगा। चलिए आगे कह रहा है कि बाबू जगजीवन राम का जन्म कहाँ हुआ था, तो यह बिहार में हुआ था। 268 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नालंदा में एक प्राचीन था, तो क्या था, प्राचीन विश्वविद्यालय अगर हम कहें तो ये सही होगा। ठीक है ना, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय था। ठीक है ना। अगला प्रश्न 269 मतलब 269 अंग किसका एक प्राचीन नाम था, तो याद रखिएगा मित्रों कि अंग जो था वह बिहार के एक प्रांत का प्राचीन नाम था। ठीक है। अगला प्रश्न 270 नंबर है कि ओरांव क्या है, तो याद रखिएगा मित्रों ओरांव एक आदिवासी जाति है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म को किसने प्रोत्साहित दिया, मतलब प्रोत्साहन दिया था, तो याद रखिएगा मित्रों कि इसका उत्तर हो जाएगा सी, कनिष्क ने। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 272 नंबर कि बिहार की द्वितीय राजभाषा है, तो अगर हम देखेंगे तो यह उर्दू है। ठीक है ना, पहला क्या है, हिंदी, दूसरी उर्दू है। ठीक है ना, और उत्तर प्रदेश का भी यही है दोनों। 273 नंबर प्रश्न कर रहा है कि राज तरंगड़ी में कलहड़ ने जिस राज्य का वर्णन किया है वह है, तो वह है कश्मीर राज्य। ठीक है।
कश्मीर का इतिहास का वर्णन मिलता है इसमें। 274 नंबर प्रश्न है कि बिहार राज्य से लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो याद रखिएगा 40 सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है 275 नंबर कि कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो ये किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के थे। किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला प्रश्न है 276 नंबर कि हर्षवर्धन के राज्य में किस शहर को महत्व प्राप्त हुआ था? तो अगर हम इसका आंसर देखें मित्रों तो कन्नौज राजधानी बनी थी। ठीक है ना। इसी के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष होता है राष्ट्रकूट, गुज्जर और प्रतिहार वंश में, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं कि 277 नंबर प्रश्न कर रहा है कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो याद करिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। यहाँ चंद्रगुप्त ने दिया है तो कंफ्यूज मत होइएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय अलग था, गुप्त वंश का शासक था ये। ठीक ना। इसी ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। 278 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो याद रखिएगा मित्रों इसमें से आपका सी नहीं सुमेलित है, मतलब कि सातवाहन वंश विजयनगर, ये गलत है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है 279 नंबर प्रश्न है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको पराजित किया था? तो याद रखिएगा मीर कासिम को पराजित किया था। मतलब एक तरह से हम देखें तो मीर कासिम भी पराजित हुआ था, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी पराजित हुआ था, और अवध का नवाब शुजाउद्दौला भी पराजित हुआ था। और इसी में मीर कासिम भाग जाता है और अवध के नवाब के साथ इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को होती है, और प्रथम संधि शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह से 12 अगस्त 1765 को होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं कि 280 नंबर प्रश्न है औरंगाबाद नाम के दो शहर हैं जिनमें एक बिहार में है और दूसरा कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा मित्रों महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहीं पे और औरंगजेब ने अपनी बीबी उसके लिए रकुनुद्दीन रुबाली के लिए क्या ताजमहल की फूहड़ नकल तैयार करवाया था, याद रखिएगा। ठीक है ना। 281 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? तो इसमें बी जोड़ी सही है, मतलब सिंदरी जो होता है यहाँ पे उर्वरक मिलता है। ठीक है ना। उर्वरक कारखाना है सिंदरी में बिहार के। 282 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा मित्रों कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त ने की थी। ठीक है ना। चंद्रगुप्त प्रथम, मौर्य नहीं, प्रथम। गुप्त में दो चंद्रगुप्त हुए, एक चंद्रगुप्त प्रथम और उसके बाद होता है समुद्रगुप्त, फिर होता है चंद्रगुप्त द्वितीय, याद रखिएगा। चलिए 283 नंबर प्रश्न है कि बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो याद रखिएगा मित्रों कि इसका उत्तर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 284 नंबर की 1911 ईस्वी तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो याद रखिएगा यह बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। 285 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि हाजीपुर किसके लिए जाना जाता है? तो हाजीपुर आपका फल प्रसंस्करण के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा। यहाँ हाजीपुर का केला भी बड़ा फेमस है जो कि छोटा छोटा होता है और बहुत ही अच्छा लगता है स्वाद में। अगला 286 नंबर है कि सोन नदी सहायक है। तो याद रखिएगा मित्रों सोन नदी किसकी सहायक है? गंगा की सहायक है। ठीक है ना। मध्य प्रदेश से निकलती है, बिहार में जाके गंगा से मिलती है, याद रखिएगा। 287 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से किस नदी पर निम्नलिखित नदियों में से किस पर लंबी सड़क सेतु है? तो याद रखिएगा किस पर लंबी सड़क सेतु है? तो गंगा पर। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के महायान शाखा के माने जाने संरक्षक शासक थे, इसमें से कौन सा सही है ये हमें बताना है। तो याद रखिएगा डी सही है, मतलब कि कनिष्क। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 289 नंबर कि अपने शिलालेखों में अशोक को किस नाम से उल्लेखित किया गया था? तो याद रखिएगा प्रियदर्शी। ठीक है। अगला प्रश्न है 290 नंबर की मेगस्थनीज का किसका राजदूत था? मेगस्थनीज राजदूत था। तो याद रखिएगा मित्रों कि मेगस्थनीज सेलूकस निकेटर का क्या था? राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आया था। चलिए 251 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार शरीफ शहर मध्ययुगीन समय में निम्न रूप में महत्व रखता था। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं कि भाई किसके किसके में महत्व ये रखता था। तो डी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब कि 2 और 4, मतलब कि यह एक शिक्षा का केंद्र और धार्मिक केंद्र के रूप में अपना संबंध रखता था। 292 नंबर प्रश्न कह रहा है कि त्रिवेणी नहर निम्न नदी में से जुड़ी हुई है। तो याद रखिएगा कि इसमें आप देखेंगे तो गंडक नदी से जुड़ी हुई है। 293 नंबर कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो इसका सही आंसर अगर हम देखें तो ए हो जाएगा। तो चलिए हम इसको मिला लेते हैं
कि नालंदा अगर हम देखें तो नालंदा का हो जाएगा आपका बिहार शरीफ, और उसके बाद से अगर आप देखेंगे मित्रों, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइएगा, कुछ गड़बड़ हो गई। नालंदा का अगर हम देखें तो हो जाएगा आपका क्या, बिहार शरीफ, और फिर गलत हो जा रहा है, थोड़ा सा ऊपर से टच हो जा रहा है, सॉरी उसके लिए। नालंदा का हो जाएगा बिहार शरीफ, ठीक है। और फिर उसके बाद से आप देखेंगे कि इसमें कौन सा उत्तर सही था, मैंने बताया आपको बी सही था, ठीक है ना। तो सॉरी, एक मिनट, कौन सा नंबर प्रश्न है, थोड़ा सा सॉरी दोस्तों, क्षमा चाहते हैं, थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी, टेक्निकल इशू है। 293 नंबर प्रश्न था, इसमें ए सही है, ठीक है ना। तो नालंदा का मैंने आपको बताया कि क्या हो जाएगा, बिहार शरीफ, और जो आपका मधुबनी हो जाएगा, ये हो जाएगा खजौली, ठीक है, पहला। और उसके बाद से आपका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण का हो जाएगा आपका बेतिया, और उसके से भोजपुर का हो जाएगा आपका आरा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 294 नंबर कि वैशाली प्रसिद्ध है क्योंकि, क्या, क्योंकि, तो यहाँ पे यह महावीर का जन्म स्थान था। 295 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार में प्रथम चीनी मिल की स्थापना कब की गई थी, तो यह 1904 मरढौरा में की गई थी। 296 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विष्णुपद मंदिर का निर्माण किया गया जो फल्गु नदी के किनारे किसने करवाया था, तो ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों कि रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। गौतम बुद्ध अभयारण्य किस जिले में स्थित है, तो याद रखिएगा मित्रों कि यह आपके गया जिले में स्थित है। 298 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है, तो कौन सा स्थल है इसमें से हम देख लेते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों अशोक स्तंभ, ठीक है ना। चलिए आगे कह रहा अशोक स्तंभ 298 बी, 298 एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए एक मिनट आप लोग, थोड़ा सा, क्योंकि मैं गलत नहीं बताना चाहता हूँ। ठीक है, सही है। चलिए आगे चलते हैं। 299 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ था, तो याद रखिएगा कि चौसा का युद्ध जो होता है वो हुमायूं और शेरशाह के बीच में होता है, ठीक है ना। 300 नंबर प्रश्न पे अब आ जाइए। 300 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में बंगाल में अंग्रेजों का सर्वोच्चता प्रदान किया, तो ये बक्सर का युद्ध था। याद रखिएगा कौन सा युद्ध था, बक्सर का युद्ध था। चलिए 300 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। मित्रों थोड़ा सा आवाज़ कभी कभी फंस जा रही है क्योंकि काफ़ी देर से बोल रहा हूँ और काफ़ी फास्ट बोल रहा हूँ, तो क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, और भाई को अपने उत्साह बनाए रखिए, ठीक है। 301 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है, तो याद रखिएगा रश्मि रथी। चलिए 302 नंबर प्रश्न कह रहा है कि फणरीश्वर नाथ रेणु कौन थे, तो याद रखिएगा मित्रों यह कवि थे। 303 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन मगध का शासक नहीं था, नहीं पूछा है इसने, तो नहीं वाले पे तुरंत आप क्लिक कर लिया करिए क्योंकि बच्चे गलत कर देते हैं एग्जाम में। तो इसमें मगध का शासक कौन नहीं था, तो कनिष्क नहीं था, बाकी शिशुनाग, बिंदुसार, घनानंद ये सब थे, ठीक है। 304 नंबर प्रश्न है कि दीदारगंज यक्षिणी किस काल की है, तो याद रखिएगा मित्रों यह आपके मौर्य काल की है। चलिए 305 नंबर प्रश्न कह रहा है कि देश रत्न की उपाधि किसे दी गई थी, तो ये भी याद रखिएगा मित्रों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दी गई थी। अगला प्रश्न 306 नंबर की किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था, तो याद रखिएगा कि गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था यह पटना में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 307 नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है मित्रों कि प्राचीन भारत के समय प्रसिद्ध शासक जिसने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण किया वो कौन था, तो याद रखिएगा मित्रों कि ये कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला 308 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं, तो याद रखिए मित्रों अशोक के शिलालेख जो हैं वो आपके अगर हम देखें तो 1 2 3 मतलब एक तरह से हम देखें तो ग्रीक, खरोष्टी और अरामाइक में लिखे गए, संस्कृत नहीं है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए 309 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम गुरुकुल है, तो प्राचीनतम गुरुकुल कौन है, तक्षशिला, और ये किधर पड़ता है, जम्मू की तरफ पड़ता है, ठीक है ना। आगे देखिए, जम्मू से आगे पड़ता है, सॉरी देखिए हम ध्यान उतर गया, जम्मू बता रहे हैं, इस समय पाकिस्तान में चला गया है। आगे का 310 नंबर की शेर शाह अच्छी तरह से अपने प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से वह अपने तो भूमि राजस्व प्रणाली के लिए जाना जाता है। 311 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे, तो याद रखिएगा खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे।
312 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उस राज्य का नाम बताएं जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। तो याद रखिएगा बिहार से। ठीक है। 313 नंबर प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा तो 1917 में। और चलिए 314 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि बिहार के किस जिले में कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थापित है। तो यह भागलपुर जिले में। 315 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है मित्रों कि समुद्र तल से बिहार की औसतन ऊंचाई कितनी है। तो यह 53 मीटर है। चलिए अगला प्रश्न है 316 नंबर कि पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था। तो यह आपका हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। 317 नंबर प्रश्न है मित्रों कि प्लाईवुड कारखाना बिहार में कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा हाजीपुर में स्थित है। चलिए 318 नंबर प्रश्न कह रहा है मित्रों कि गंगा का उत्तरी गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर विस्तृत है। तो याद रखिएगा कि क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है। तो याद रखिएगा कि यह 56,980 वर्ग किलोमीटर है। थोड़ा सा मैं फंस गया था, थोड़ा सा मैथ वीक है। ठीक है, चलते हैं। बिहार में किसान सभा का गठन औपचारिक घोषणा कब हुई थी मित्रों। तो याद रखिएगा 4 मार्च 1928 को हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध रहा था। तो यह पाटलिपुत्र से रहा था। और यहीं पे मित्रों आज हमारा ये 320 प्रश्न जो कि बिहार स्पेशल से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वो कंप्लीट हुआ। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे फास्ट स्पीड करके काफ़ी अच्छे से देख लेंगे। और अगर कहीं गलतियां होंगी तो प्लीज़ अपना छोटा भाई समझ करके मुझे ज़रूर माफ़ करिएगा। तो अगर आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूं तो प्लीज़ दोस्तों लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। ठीक है, और अच्छा लगे तो प्लीज़ फिर से कह रहा हूँ लाइक करिए सब्सक्राइब करिए एंड शेयर जरूर करिएगा। कहीं भी कोई गलती हो छोटी से छोटी तो आप उसे जरूर बताइएगा। बाकी आपको कोई भी सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर आएँ, अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। इसी तरह मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियो बिहार पीसीएस के लिए भी लाऊंगा। और जो भी मित्र बिहार पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस और यूपी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज की जो लगाना चाहते हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं मेरे नंबर पे। और मेरा नंबर है 7905451296 और आप पीडीएफ मुझसे ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पे मैं अपने वीडियो को एंड करता हूँ। ओके, थैंक यू।